हेलो एवरीवन, आज 24 फरवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा कहीं भी ऐसे न्यूज आर्टिकल जो आते हैं और ख़ासतौर पे वो आर्टिकल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, उनको हम यहाँ एमसीक्यू पैटर्न में देखते हैं। एमसीक्यू पैटर्न में देखने का पर्पज़ क्या है कि आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ ही, और आपको डीप नॉलेज भी करंट अफेयर की मिलेगी, साथ ही स्टैटिक जो उसका लिंकेज है वह भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं विथ मैपिंग एंड ऑल। ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटली फ्री होता है। 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कशन रहता है। पीडीएफ भी आपको विथ एक्सप्लेनेशन 10 एमसीक्यूज की इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मिलती है, बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहला जो न्यूज़ है उसके बारे में। राप्ती रिवर को लेकर न्यूज़ है यहाँ पे। राप्ती रिवर को लेकर क्या न्यूज़ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट अफेयर में जो हेडिंग रहती है ना उसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये चीज़ न्यूज़ में क्यों थी। तो अभी क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए करंट अफेयर किस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे राप्ती रिवर न्यूज़ में इसलिए आई कि एनजीटी है। एनजीटी मतलब क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसने किसको आदेश दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आदेश दिया। किसको आदेश दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आदेश क्या दिया कि वह जो रेवेन्यू संबंधी जो नोटिफिकेशन है या गजेटियर है या जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो सुवाव एक रिवर है, क्या नाम उसका, सुवाव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सुवाव जो रिवर है उसको नाले से कन्वर्ट करके नदी में कन्वर्ट करो। नाला जो तुमने डिक्लेयर किया है उसे नदी डिक्लेयर करो। प्रदूषण की वजह से इन्होंने क्या किया था, सुवाव एक जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, राप्ती रिवर की, उसको इन्होंने क्या किया, सरकार ने नाले से बदल करके, सॉरी नदी से बदल करके नाला कर दिया था। तो यहाँ पे एनजीटी ने आदेश दिया। अब यहाँ पर न्यूज क्या, यहाँ पे क्या नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। पहला कि देखिए इस टाइप के आदेश देने की जो पावर है किसके पास है, एनजीटी के पास है। मतलब एनजीटी एक पावरफुल बॉडी है। तो यूपीएससी इवन कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में एनजीटी के बारे में पूछा गया। जैसे जो स्टेट पीसीएस होता है उनमें क्या पूछा गया, एनजीटी को कब बनाया गया था, कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से। तो एनजीटी एक्ट 2010 में आया था, 2010 में एक्ट आया था और 2010 में एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया। वही वनडे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एनजीटी के हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए एनजीटी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक तो ये पता हो गया। इसके अलावा 4 इसके रीजनल हेडक्वार्टर है वो भी पूछे गए हैं कि कहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे कहाँ पे नहीं है एनजीटी का हेडक्वार्टर, तो कहाँ पे नहीं है, मुंबई में नहीं है। तो आखिर कहाँ कहाँ पे है एनजीटी का हेडक्वार्टर, तो एनजीटी का हेडक्वार्टर आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, आपको पुणे में देखने को मिलेगा, आपको कोलकाता में इसका मतलब कि एनजीटी की लोकेशन अदर देखने को मिलेगी, और चेन्नई में। तो 4 जगह इनकी अदर बेंच आपको देखने को मिलेगी एनजीटी के, लेकिन जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो वनडे एग्जाम में अलग अलग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। वनडे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, इवन यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश है ना, सेवानिवृत्त जिन्होंने क्या की सुप्रीम कोर्ट में सेवा दी हो उसके रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा जो अदर मेंबर होंगे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, अब कोई और भी मेंबर हो सकता है, तो जिसको 15 वर्ष एक्सपीरियंस हो इन्वायरमेंट में तो वो इसके मेंबर हो सकते हैं। मतलब क्या, एनजीटी जिसने आदेश दिया है उसके बारे में हमने क्या यहाँ पे समझ लिया। तो अब कभी एग्जाम में एनजीटी के बारे में आता है या इस रिवर के बारे में आता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एनजीटी के बारे में आपने समझ लिया, एनजीटी को अथॉरिटी है ऐसा आदेश देने की। यूपीएससी ने लेट्स से यहाँ पे पूछ लिया कि ऐसा कोई इशू होता है तो क्या एनजीटी के पास अथॉरिटी है, तो बिल्कुल हाँ, एनजीटी के पास अथॉरिटी है आदेश देने की। तो हमने यहाँ पर पहले एनजीटी के बारे में समझा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है राप्ती नदी के बारे में। अब राप्ती नदी, तो हर एक नदी को जानने के लिए मैपिंग बेस्ट चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने मैप खोल लिया, मैप हमने खोल लिया, तो यहाँ पर देखिए ये राप्ती नदी की लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। अगर आप देखो ये वाला रीजन नेपाल को पड़ता है, नेपाल पड़ता है। नेपाल में अगर आप देखो प्यूथान करके एक जगह है, वहाँ से इस तरह से कुछ निकलती है और ये भारत में इंटर करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये भारत में इंटर कर रही है ना, जब भारत में इंटर कर रही है तो क्या कर रही है, यहाँ पे घाघरा मिल रही है, और घाघरा किस में मिल रही है, गंगा मिल रही है। तो अल्टीमेटली किसकी ट्रिब्यूटरी हो जा रही है, गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जा रही है। और अगर वेस्ट से हम आए तो रामगंगा, रामगंगा बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, फिर राप्ती, फिर गंडक है ना, फिर ये कोसी। तो इस तरह की ट्रिब्यूटरीज गंगा में मिल रही हैं। एक तरह की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राप्ती भी हो जाएगी। तो ये राप्ती के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन राप्ती के बारे में हम थोड़ा सा कुछ और भी जानेंगे। देखिए राप्ती नदी की खासियत आपने क्या देखी कि राप्ती नदी क्या कर रही है, बाएं से जाकर मिल रही है, किसमें, बाएं से जाकर किसमें मिल रही है, आपको पता होना चाहिए घाघरा नदी में मिल रही है। ठीक है, तो घाघरा नदी में मिल रही है, आपने यहाँ पर देख लिया। और लगभग 3050 मीटर ऊंचाई से महाभारत रेंज से निकलती है। महाभारत जो श्रृंखलाएं हैं नेपाल में, वहाँ से महाभारत सीरीज या महाभारत रेंज है, वहाँ से लेजर हिमालय का जो पार्ट है वहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये फिर इधर उत्तर भारत की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए, हमने राप्ती रिवर के बारे में देख लिया, हमने मैप देख लिया, एनजीटी के बारे में देख लिया। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। घाघरा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी बाएं साइड से मिलने वाली है। तो आपने यहाँ पे लोकेशन में ऑलरेडी आपने देखा कि इस तरह गंगा जा रही थी और घाघरा इस तरह से आ रही, तो इसमें ये यहाँ पे आके मिलती है कौन सी? राप्ती नदी। दूसरा, इट ओरिजिनेट, मतलब ये उदय होता है इसका महाभारत रेंजेज में, ये भी करेक्ट है। नेपाल में, ये भी करेक्ट है। एलिवेशन 3050, 3050 मीटर ऊंचाई से निकलती है, महाभारत श्रेणी का पार्ट है। ये सारी चीज़ें भी करेक्ट है। 1 और 2 जो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, रोहिणी इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ राप्ती। तो रोहिणी नदी राप्ती की मेजर ट्रिब्यूटरी है, दाएं से मिलने वाली। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई इसकी ट्रिब्यूटरी है या नहीं। हालांकि इतना डिप्थ में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो जो रोहिणी रवि जो रिवर है ना, वो राप्ती में लेफ्ट साइड से ही मिलती है, ठीक है ना, राइट साइड से नहीं मिलती। चलिए, इन तीनों में जो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय दे देता तो गलत हो जाता, यहाँ पे 5000 मीटर देता गलत होता, यहाँ पे नेपाल या हिमाचल प्रदेश कर देता, वो भी गलत हो जाता। तो मतलब कह सकते हैं आप कि कई सारी चीज़ें गलत कराई जा सकती है। इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ के पढ़ेंगे करंट अफेयर। और ये सब देखिए, ये आपको भी पता है कि यूट्यूब में इस तरह की क्लासेस नहीं है जो रेगुलर बेसिस पर आपका 20 से 22 मिनट में 10 हाई क्वालिटी के एमसीक्यूज आपसे डिस्कशन कर दीजिए, जिसके लिए मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ। और अगर मैं इतना एफर्ट डालता हूँ ना, तो मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि एक तो आप लाइक कर दें, दूसरा आप कम से कम 2 से 4 लोगों के से शेयर करें, जिससे क्या है कि मैंने लगभग 300 वीडियो डाल दिए हैं। अब अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं ये चैनल मोनेटाइज होगा तो फिर मुझे भी कुछ आगे चले कभी रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा स्टैटिक डिस्कशन करने का, बहुत सारी चीज़ें करने का। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें और कम से कम 1 से 2 लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ताकेशिमा। अब ताकेशिमा जो वर्ड है वो न्यूज़ में था, हो सकता है कि यूपी से सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ताकेशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ताकेशिमा डे कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। एक शब्द में अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया, तो आप तुरंत बता देना ये यहाँ पे किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाते हैं कि ताकेशिमा डे का विरोध किसने किया, साउथ कोरिया ने किया। अब यहाँ पे हम तुरंत मैप में आ जाएंगे। ये है बच्चों, ये भाइयों मेरे बच्चों के, आप लोग तो बड़े बड़े हैं। ये है साउथ कोरिया का मैप, आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये है नॉर्थ कोरिया का मैप। नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो अब अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया ने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है ना। तो साउथ कोरिया ने इसका विरोध किया और कहा कि ये जो आइलैंड है या छोटे आइलैंड डकोडा जो आइलैंड है, ये क्या है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है। इस वजह से उन्होंने क्या केस का विरोध किया, किसने, साउथ कोरिया ने, ठीक है। अब साउथ कोरिया इसको दाकदो बोलता है, दोकदो बोलता है, जापान इसे ताकेशिमा बोलता है, ठीक है ना। अब ये रीजन कहाँ पे बिलोंग करता है, तो इस रीजन में कहीं पे अगर आप देखोगे तो एक रीजन है लियानकोट रॉक्स, उस वहाँ पे ये बिलोंग करता है। तो इसमें थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला है। दक्षिण कोरिया इन पर क्या करता है, प्रशासन करता है, ठीक है ना। लेकिन जापान भी इसमें क्या करता है, अपना दावा करता है। अब जापान के बारे में आएंगे तो सी ऑफ जापान के बारे में देख लीजिए। आप सी ऑफ जापान को अच्छे से देखिए और आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझिए। एक तो आप देखेंगे कानमोन स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जापान में 4 आइलैंड है ना, होकुडू, होन्सू, शिकोकू और क्योंसू, ये 4 आइलैंड नॉर्थ टू साउथ है। सुगारू स्टेट आपको होकुडू और होन्सू के बीच में देखने की मिलेगी, है ना। और यहाँ पे ले पेरोस स्टेट, सखालिन जो पेनिनसुलर है, रसिया का पार्ट है, उसके बीच आपको ये ले पेरूस स्टेट देखने को मिलेगी। जापान एक तरह का लॉक्ड स्टेट है ना, व्लादिवोस्तोक इसका कोस्टल रीजन है। अब अगर आप देखो तो सुगारू स्टेट से पैसिफिक से यहाँ पे जुड़ता है, ठीक। इधर कोरियन स्टेट आपको देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया आप देख सकें, नॉर्थ कोरिया भी आपने यहाँ पर देख लिया। तो अब यहाँ पे स्टेट ऑफ टाटन भी है, ये आप स्टेट देख लीजिएगा। तो देखिए कितनी सारी जल संधियाँ आपने देख ली। आपको पता है कि करंट अफेयर अगर किसी का वेबसाइट में भी जाएंगे तो इतना डिटेल से आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आपने क्या, कई सारी स्टेट देख ली, ओशन की लोकेशन देख ली एक करंट अफेयर से, है ना। तो ये आपने यहाँ पर देख ली स्टेट, सारी आपने स्टेट देख ली। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। हालांकि इसकी स्टेटमेंट लेसर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपने यहाँ पर देख ली और उसी बेस्ड पर स्टेटमेंट है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड आइसलेट लोकेटेड इन द सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान में एक लोकेटेड आइलैंड है, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। इसमें जापान द्वारा शासन किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया, इसमें साउथ कोरिया द्वारा शासन किया जाता है, साउथ कोरिया द्वारा गवर्न किया जाता है उस रीजन पर, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 आइलैंड है ना, जिसके बारे में हमने वहाँ पर देखा, ठीक है। और 30 के आसपास छोटी छोटी चट्टानें भी शामिल है। तो 1-3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, कोले वेटलैंड के बारे में है। कोल वेटलैंड के बारे में आइए सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि आखिर ये वेटलैंड है कहाँ पे।
ये देखिए आप यहाँ पे मैप में देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये वाला मैप हो गया इंडिया का, इसमें ये वाला जो मैप हो गया केरला का, और इसमें भी ये वाला जो रीजन हो गया ये किसका हो, कोले वेटलैंड का पार्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आपने लोकेशन देख ली मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत के केरला वाले रीजन में आपको कोले वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये बात आपने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर न्यूज क्या थी ये देखें, तो केरल का जो कोले वेटलैंड है जो एक रामसर साइट है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है रामसर साइट है, रामसर साइट है, ये रामसर साइट है, इसमें एक स्टडी हुई और इसमें ये पाया गया कि पिग्मी ग्रॉस हॉपर है ना, कि 12 प्रजातियां यहाँ पे क्या की गई हैं, नोटिफाई की गई हैं। ठीक है ना, पिग्मी ग्रॉस हॉपर, क्या PGMY पिग्मी ग्रॉस हॉपर। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले रामसर साइट के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको पता है कि दलदल वाले रीजन या नेचुरली ऐसे रीजन होते हैं जो क्या करते हैं, अर्थ का जो पानी उसको भी फिल्टर करते हैं, हमारी जो कहते हैं ना इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड कंजर्व करने के लिए 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन होता है जिसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, और इसको भारत 1974 में अडॉप्ट करता है। इसके तहत कुछ साइट जो भारत में ऐसी साइट होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं नेचुरली, उनको क्या किया जाता है, रामसर साइट के अंतर्गत यहाँ पे डिक्लेयर उनको किया जाता है। अब जब रामसर साइट उनको बनाया जाता है तो आप देखोगे तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका कंजर्वेशन उनका कंजर्वेशन उस देश को करना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो भारत की चिल्का लेक देखें, चाहे भारत की जो अगर आप देखोगे अमीरपुर लेक देखें, तो बहुत सारी ऐसी लेक है जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। उसमें भी एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, मतलब ऐसी साइट जो हाईली डिसरप्ट हो रही हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। जैसे आपने चिल्का के बारे में देखा होगा, चिल्का को शामिल किया गया था। अब अगर आप देखोगे तो ये रामसर साइट और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हो गया, कोले वेटलैंड रामसर साइट का पार्ट है। अब स्टेटमेंट आई देखिए कि ये केरल के त्रिशूर और मल्लापुरम जिले में है। तो आपको मैंने जब यहाँ पे लोकेशन दिखाई तो आप यहाँ पे देख पाए होंगे, ये आप देखें त्रिशूर, ठीक है ना, ये आपने देखा मल्लापुरम, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, हमने मैप के माध्यम से देख लिया। ठीक है, दूसरा, इसे 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इसे ईस्ट एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। देखिए ईस्ट एशियन फ्लाईवे का पार्ट नहीं होगा, ये है हमारा प्यारा भारत है ना, हमारे पास सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट माना जाएगा। अब रही बात आई पिग्मी ग्रास हॉपर की, तो पिग्मी ग्रास हॉपर के बारे में बस आप ये जान लो, क्या जानना है आपको, कि विश्व भर में लगभग 1400 से ज़्यादा इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है किस रीजन में पाई जाती है, ये आप यहाँ पे देख लिए। ठीक है ना, IUCN वगैरह में कुछ इसका खास यहाँ पे लोकेशन इसके। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सैयद 3G मिसाइल के बारे में। देखो इसमें एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में सैयद 3G मिसाइल को लॉन्च किया गया, किस देश ने इसको लॉन्च किया, किस देश का डिफेंस मैकेनिज्म है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान या म्यांमार। तो आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है ईरान। ईरान ने एक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किया। सरफेस टू एयर का मतलब क्या होता है, सरफेस मतलब कि ज़मीन पर है, ज़मीन से ये आसमान में आती हुई चीज़ को हिट कर देगी, सीधी सी बात है ना। तो ये क्या करेगी, लैंड बेस्ड है, मैरी टाइम अडाप्टेड है, मतलब क्या इसे मैरी टाइम में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है इसका। ठीक, 360 डिग्री कवर करती है। तो यहाँ पे किसने डेवलप किया, यहाँ पे ईरान ने डेवलप किया। ज़्यादा में जानकारी नहीं रखनी, बस इतना ही याद रखनी है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड जो कॉप्स हैं, नेवी है वहाँ की ईरान की, उसने सैयद 3G एयर डिफेंस सिस्टम को, यहाँ पे अगर हम बात करें एयर डिफेंस मैकेनिज्म को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए यह ईरान द्वारा विकसित एक नौसैनिक सतह आकाश रक्षा मिसाइल है, डेवलप बाई ईरान, सरफेस टू एयर, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, नेवल डेवलप है। ठीक है, इट लॉन्च विया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। इट्स ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला थम जाता है क्योंकि इसकी ऑपरेशन है 150 किलोमीटर है, ना कि 300 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए विदेश की मिसाइल है, बस हमें इतना ही जानना है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसमें PhD करवाऊँ आपको इस टॉपिक पे नहीं। अगर भारत की मिसाइल होती ना, मैं और डिटेल से जाता, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करता। यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे 130 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 150 सॉरी 300 नहीं 150 होगा, 1 2 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक इसके बारे में, सेब की खेती के बारे में है। जम्मू कश्मीर का जो इकोनॉमिक सर्वे उसने 2025-26 ने बताया कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, सेब का उत्पादन, बागवानी का ओवरऑल अगर आप देखोगे उत्पादन 50% बढ़ गया। अब जो बागवानी का उत्पादन बढ़ा उसमें नाशपाती है, आड़ू है ना, आलू बुखारा है,
अखरोट वगैरह है, बादाम है, ये सभी फलों की तुलना में इनका ज़्यादा योगदान होता है। सेब के बारे में हमने आज तक अभी अलग से तो सेब के बारे में नहीं देखा, सेब के बारे में आज देख लेते। तो सेब एक टेम्परेट टाइप की क्रॉप है, टेम्परेट समशीतोष्ण, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ठंडी वाले क्षेत्रों में आपको उगने को, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर 21 से 24 अधिकतम होना चाहिए, है ना, ग्रीष्म में, गर्मी में, ठीक है ना। और अत्यधिक गर्मी और पाला भी दोनों इसको नुकसान करता है। एल्टीट्यूड अगर आप देखो 1500 से 2700 मीटर अगर होता है तो इसके लिए बेस्ट है। और अगर आप देखो बारिश 1000 से लेकर 1250 mm तक बारिश होती है, वह भी इसके लिए बेस्ट है। मिट्टी किस टाइप की होनी चाहिए, तो मिट्टी लोमी टाइप की होनी चाहिए, लोमी या दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसको कहते हैं। अब भारत में जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये सेब का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा अगर आप देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो 3 में बेसिकली राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में थोड़ा मिल जाएगा, कुछ ज़बरदस्ती उगा लेते हैं, पंजाब है जैसे, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेनली आपको हिली रीजन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डिटेल आपने यहाँ पर देख लिया। अब ये स्टेटमेंट बहुत आसान है कि टेम्परेट फ्रूट है, करेक्ट है। इट कैन बी ग्रोन 1500 to 27, ये भी करेक्ट है। अब ये ट्रिक रिक्वायर्ड काली कपास, अब देखो भारत में काली मिट्टी दक्कन वाले रीजन में पाई जाती है, तो हिमाचल में तो दक्कन ये वाली मिट्टी पाई नहीं जाएगी, तो तुरंत आप इसे समझ जाओगे, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक किसके बारे में है, अगर आप देखोगे वान आइलैंड को लेके है कि इट इज़ द वन ऑफ द 21 आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में, मन्नार की जो खाड़ी है उसमें 21 द्वीपों में से एक है वान आइलैंड, है ना। ये तूतीकोरिन समूह द्वीपों का भाग है ना। तीसरा, इट इज़ एरिया इंक्रीज नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यह क्षेत्रफल बिना मानवीय हस्तक्षेप के रूप में बढ़ गया। देख लेते हैं क्या मैंने इसकी कोई पिक्चर लगा रखी है। ये देखिए, आप देखिए, ये तमिलनाडु, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये आप देख पा रहे हो भारत की मैप है, यहाँ पे आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आपको ये रीजन आपको देखने को मिलेगी, ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगी, है ना। अब गल्फ ऑफ मन्नार में आपको कासूबारी आइलैंड, वान आइलैंड और तूतीकोरिन आइलैंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो आइलैंड है वान आइलैंड है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये रामेश्वर से दूरी इसकी देख लीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार का पार्ट है, तूतीकोरिन के पास है। तो वान आइलैंड की लोकेशन अगर यूपीएससी पूछता है तो आपको इजीली बताना है, ठीक है ना, कोई भी डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होनी चाहिए। रही बात ये कि ये तूतीकोरिन ग्रुप का हिस्सा, ये भी करेक्ट है, और मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पे हो रहा है, इसी वजह से न्यूज़ में था, तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। वान आइलैंड के बारे में किसी ने कवर नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर किया, मैं क्या है रिपीट नहीं करता करंट अफेयर बार बार, मतलब जैसे मान के चलो ना कि सेम एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन बना दूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 क्वेश्चन मतलब कि 10 अलग टॉपिक होने चाहिए, वही मतलब होता है करंट अफेयर पढ़ने का, वही मतलब होता है अच्छी ज़्यादा चीज़ प्रैक्टिस करवाने का। करंट अफेयर का लेवल चेंज हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। आप अगर अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वो आपको फेल ही करता जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ़ायदा उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का। आपको कोई डाउट हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में ओपन चैट है, आप जाएंगे, एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी मैसेज आप मुझे मैसेज करिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई भी डाउट हो, है ना, मुझ तक टीम मुझे पहुँचा देगी। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रसाद स्कीम। प्रसाद योजना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब प्रसाद योजना के बारे में आपको कुछ भी बताऊँ, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है तो प्रसाद का फुल फॉर्म। प्रसाद का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, मतलब कि तीर्थ यात्रियों के संबंध में कोई एक स्कीम है। अब क्या हुआ है कि हाल में क्या हुआ, मैं प्रसाद की जो बेसिक स्कीम वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले बेसिक की चर्चा कर लेते हैं, बेसिक चर्चा कर लेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं 2014-15 में मोदी जी की सरकार आई थी। 2014-15 जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, चलिए अमित शाह जी, कि हम क्या करते हैं कि जो प्रसाद स्कीम है या ऐसी कोई स्कीम लाते हैं जो स्पिरिचुअल जो हेरिटेज साइट है उन पर कुछ योगदान दे। तो हम क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है, MOT है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसके अंतर्गत एक स्कीम की शुरुआत करते हैं 2014-15 में। अब ये हुआ कि भाई पैसा राज्य सरकार देंगे नहीं देंगे, बोलेंगे तो उन्होंने कहा कि देखिए राज्य सरकार तो पैसा नहीं देगी, हम क्या करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाते हैं ना, मतलब पूरी तरह से पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। और ऐसे तीर्थ स्थल को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अच्छा डेवलप करते हैं, जिससे टूरिज्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में बढ़ता रहे, हेरिटेज को लेकर लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता रहे, विदेशी भारत में आते रहें, और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। मोदी जी ने सपना था मोदी जी का कि हम क्या करेंगे 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो कहीं अगर ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं हेरिटेज साइट तो वहाँ भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, टैक्सी चलाने का, ऑटो चलाने का, रिक्शा चलाने का, ई रिक्शा, है ना। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें थी, तो केंद्र सरकार ने 100% यहाँ पे पैसा दे दिया, ठीक है। अब इस पैसे में CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पैसा शामिल कर लिया गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित किया गया, ठीक है। तो ये प्रसाद स्कीम यहाँ पे चलाई है। प्रसाद स्कीम को के बारे में अगर देखें तो अभी क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं उनके आसपास प्रसाद योजना के तहत डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में थी। जो 14-15 में इसको शुरू किया गया था, करेक्ट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
आप थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। जल्दी से यहाँ पे 3 एमसीक्यू देखेंगे, जिससे फेरुजीनस पोचार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चेन्नई का आमूर लेक है, तो एक तो पहले ये आप यहाँ पे जानो, चेन्नई में एक आमूर लेक है, उसमें कॉमन जो पोचार्ड होते हैं उनके झुंड में एक पेरुगिनस पोचार्ड देखा गया। इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। इसको फेरुगिनस डक भी बोला जाता है, तो एक तरह की डक की स्पीसीज है। कहाँ पे देखी गई? चेन्नई में देखी गई है। अब देखी गई है, न्यूज़ में आ गई। क्यों न्यूज़ में आई? फ्रेश वाटर का डक है, एक तो ये पता होना चाहिए। यूरोप में भी देखा जाता है, एशिया में भी देखा जाता है, अफ्रीका में भी देखा जाता है, तो सभी जगह देखा जाता है। कोई ऐसा इंडेमिक नहीं है भारत का। IUCN में इसकी स्टेटस नियर थ्रेटन है, तो कंजर्वेशन के लिए एक स्पेसीज है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। इसका साइंटिफिक नेम आइथा नोकरा है, करेक्ट है। नियर थ्रेटन इसका कैटेगरी IUCN में, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाता है। ये वेडिंग पक्षी है, वेडिंग पक्षी नहीं है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है इसमें, इतना ही हम यहाँ पे करते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व को लेकर तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए, आपको पता हो जाए पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है। भारत का नक्शा झारखंड का ये नक्शा, झारखंड में ये छोटा सा नक्शा, ये पलामू टाइगर रिजर्व। लोकेशन आपने यहाँ पर देख ली, समझ ली। न्यूज़ क्या थी पलामू टाइगर रिजर्व को लेके? पलामू टाइगर रिजर्व में साउथ वाला जो हिस्सा है वहाँ पे वनजीवी दीदी नामक स्कीम्स की शुरुआत की गई है। वनजीवी दीदी नामक स्कीम की शुरुआत की गई है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं उन्हें एम्बेसडर बनाया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके। 17 गाँव से ऐसे लोगों को चयन किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व आपका छोटा नागपुर का जो प्लेटू है ना, ये वाला रीजन, इसका हिस्सा, ये भारत का मैप यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोगों का, तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और ये एक तरह का बेतला जो नेशनल पार्क है ना, उसका पार्ट है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। और देश के जो पहले 9 टाइगर प्रोजेक्ट बने थे उनमें से शुरुआत में ये पलामू टाइगर रिजर्व को बनाया गया था, ठीक है। और सबसे पहला रिजर्व जहाँ पे एक बाघ की गणना सबसे पहले की थी, किसने की थी? JW निकोलसन ने सबसे पहले बाघ की गणना की थी, और पूरे भारत में सबसे पहले 1932 में यहीं पे, ठीक है। तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है कि इट वाज अमंग द फर्स्ट 9 टाइगर जो क्रिएटेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, करेक्ट है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो उसमें इसको बनाया गया था। इट मेनली कंसिस्ट एवरग्रीन ट्रॉपिकल, सदाबहार नहीं पाए जाएंगे। सदाबहार वहाँ पाए जहाँ 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो। छोटा नागपुर पठार में ऐसी तो वर्षा होती नहीं, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे। टाइगर, एशियाटिक लायन, तेंदुआ वगैरह यहाँ पे पाया जाएगा, तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है नोटो के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोटो। नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखो इस प्लेटफॉर्म को कब इस्टेब्लिश किया गया था, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। एक तरह का नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सा? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसके अलग अलग विभाग हैं। नेशनल ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क है, नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें। ये क्या करेगा? अंग दान से संबंधित या कोई ऑर्गन डोनेट करता है उसके संबंध में इस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है पूरे देश में, ठीक है। स्टेटमेंट है कि इट इज द सेट अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGS के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया, DGHS के अंतर्गत, करेक्ट है। 2011 के एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इट फंक्शन एज ए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, ये राज्य स्तरीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है। ये बात भी अगर आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट नहीं है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन में अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक नहीं करते हैं आप लोग।